घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। 112 दिन हो गए हैं किसान आंदोलन के। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर, गाजीपुर, सिंघू, टीकरी, शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। पंचायतें भी की जा रही हैं अलग अलग जगहों पर, सिर्फ उत्तर प्रदेश या हरियाणा या राजस्थान या पंजाब में नहीं। अब तो संयुक्त किसान मोर्चा पश्चिम बंगाल और असम में भी दखल दे रहा है। वोट की चोट की जा रही है, किसान कानून समझाए जा रहे हैं, उनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है और बीजेपी को वोट ना दो, यह अपील भी की जा रही है। तो आंदोलन राजनीतिक एजेंडे की तरफ भी जा रहा है, यह बहुत से लोग आरोप लगा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब इस चुनावी मौसम में, और यह बात मैं पहले भी कह चुका हूं, 2 मई को 5 राज्यों के चुनावों के, विधानसभा चुनावों के नतीजे आएंगे। तब तक क्या डेड एंड हो गया है, बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। 17 मार्च हो चुकी है, 22 जनवरी को आखिरी बार बातचीत हुई थी, लगभग 2 महीने होने वाले हैं। तो क्या हल, इस समस्या का, इस आंदोलन का कोई हल, कोई निदान निकालना सरकार की प्राथमिकता नहीं है? क्योंकि अभी चुनाव ज्यादा जरूरी हो गए। ऐसे में किसानों ने अब एक नई रणनीति अख्तियार की है। कल किसानों ने फैसला किया कि गेहूं की कटाई शुरू होने वाली है और 1 अप्रैल से रबी मार्केटिंग सीजन शुरू हो जाता है। यानी कि गेहूं कटेगा और उसकी बिक्री होगी। किसान कह रहे हैं हम जाएंगे, मंडियों में जाएंगे, और अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार ने तय किया है गेहूं का 1975 रुपए, वो नहीं मिला, तो बोरियों में भरा अपना जो गेहूं है उसे ट्रॉलियों में, बुग्गियों में, बैलगाड़ियों में लादकर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। और रास्ते में अगर उन्हें रोका गया, अधिकारी रोकते हैं, तो उनसे कहेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि आप दे दीजिए हमें एमएसपी दिला दीजिए, वरना हम धरना देंगे। और दिल्ली पहुंचकर संसद का बाकायदा घेराव किया जाएगा कि यह देश की सबसे बड़ी महापंचायत है। आजकल पंचायतों की बड़ी बात हो रही है ना, कि किसान नेता पंचायत कर रहे हैं, पर दरअसल देश की सबसे बड़ी महापंचायत तो संसद है। और किसान ये कह रहे हैं, अभी वक्त आगे गवाही देगा उनके दावे में कितना दम है। यहां पर भी तो बॉर्डर पर रोका हुआ है 112 दिन से, कि हम तो दिल्ली आएंगे, संसद के सामने कहेंगे महापंचायत से कि हमारा गेहूं 1975 रुपए पर खरीद लो। अब बहुत से लोगों को यह नौटंकी भी लगेगी कि अरे ये नौटंकी करने की क्या जरूरत है, मंडियों में जाकर बेचिए। तो इसके लिए कुछ मैं आपको आंकड़े बताता हूं। आंकड़ों का अभाव है, बहुत से लोगों को असल जानकारी ही नहीं है और वो मन बनाकर बैठ जाते हैं। अब 2014-15 से लेकर 2019-20 अगर मैं औसत उत्पादन की बात करूं तो 169 लाख टन पंजाब ने गेहूं का उत्पादन किया, जिसमें से 69% 69% सरकार ने खरीदा। हरियाणा ने 114 लाख टन गेहूं उत्पादन किया, जिसमें से 66.5% सरकारी खरीद हुई। तो आप कहेंगे फिर क्या दिक्कत है, सरकारी खरीद हो रही है ना, आप ही बता रहे हैं 69% और 66.5%। थोड़े और आंकड़े बताने की जरूरत है आपको। ये तो 2 बड़े राज्य हो गए, ज्यादा गेहूं यहां बिकता है। मध्य प्रदेश में भी गेहूं, और मध्य प्रदेश का गेहूं तो, और मैं आपको बता भी दूं अगर आप ना खाते हो, सबसे अच्छी रोटी मध्य प्रदेश के गेहूं की बनती है। फूली फूली सफेद रोटियां बनती हैं। मध्य प्रदेश का गेहूं इस्तेमाल नहीं करते तो कर सकते हैं, ये बिना पैसे की मैं आपको सलाह दे रहा हूं। वहां पर 37.5% सरकारी खरीद होती है। फिर राजस्थान 14.25%, उत्तर प्रदेश 9.5% से भी कम।
गुजरात 0.5%, 0.7%, बिहार 0.1%, मतलब वहां तो होती ही नहीं है। एपीएमसी वहां पर हटा दी गई थी ये व्यवस्था 2006 में ही। तो ये हालत है किसानों की। पंजाब हरियाणा 2/3 एमएसपी पर खरीदी हो जाती है, पर उन्हें डर है ये एपीएमसी व्यवस्था, ये मंडियां ही खत्म हो जाएंगी तो फिर क्या करेंगे, इसलिए सबसे ज्यादा बवाल वो काट रहे हैं। और बाकियों का आप हाल देख लीजिए, राजस्थान 14.25%, उत्तर प्रदेश 9.5% से कम, गुजरात 0.5%, पूरे देश में लगभग यही हाल है। तो किसानों ने, और ये संकेत पहले ही दे दिए थे, सरकार ने क्या किया है, अब सरकार ने पंजाब को, बातचीत चल रही है, वार्तालाप चल रही है। वार्तालाप क्या कि जो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य है ये डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे हम आपको, आप अपना रजिस्टर कराइए, अपने लैंड रिकॉर्ड्स दीजिए, उनको अपलोड कराइए और सीधा खाते में, आपको आड़ती के पास जाने की जरूरत नहीं। 7-8% जो उसकी जेब में चला जाता है। और यह व्यवस्था पहले भी करने की कोशिश की गई 2012 में, तब प्रकाश सिंह बादल की सरकार थी। उन्होंने कहा कि नहीं, रायता फैल जाएगा, ये लैंड रिकॉर्ड कहां से आएंगे। पंजाब में तो फिर भी चकबंदी हो चुकी है, कुछ इलाकों में नहीं हुई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं। आपको पता ही नहीं है आपकी जमीन कौन सी है, जमीन पर खेती हो रही है। जो खेती नहीं समझते वो कहेंगे कि बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हो कि आपको अपनी जमीन पता नहीं और आप खेती कर रहे हैं। जी हां, ऐसा हो रहा है, चकबंदी नहीं हुई है, बाबा परदादा के नाम खसरे खतौनी चल रहे हैं और भाइयों ने आपस में रजामंदी में, आपसी सहमति में जमीन बांट ली है, पर लैंड रिकॉर्ड में उनके नाम नहीं है, वो जमीन दादा परदादा के नाम चल रही है। तो उसको कैसे आप बताएंगे कि ये मेरी ही जमीन है, सरकार उसे कैसे मानेगी, ऑनलाइन ट्रांसफर कैसे होगा। आइडिया अपने आप में अच्छा है, और इसी के चलते प्रकाश सिंह बादल ने 2012 में कहा कि देखिए 12 लाख किसानों से जूझने के बजाय 20,000 आड़तियों को हम दे देंगे। अब इसमें आरोप लगता है, बहुत लोग कहते हैं कि ये किसान आंदोलन आड़ती फाइनेंस कर रहे हैं, वो बड़ी कमीशन खाते हैं, उनका पैसा चला जाएगा। अब उत्तर प्रदेश ने भी कुछ ऐसा किया है। उत्तर प्रदेश सरकार भी कह रही है कि देखिए आप अपनी, हम जो भी आप उत्पादन करेंगे हम उसकी सीधी खरीदी करेंगे 1 अप्रैल से 15 जून तक। आपको एक वेबसाइट पर, जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड, खाद्य विभाग जो है, वहां पर रजिस्टर कराइए, साइबर कैफे में जाइए, पब्लिक कन्वीनियंस सेंटर, हमने बहुत सारी चीजें बना दी है, ये इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ परचेज हैं, वहां पर जाइए, अपने आप को दर्ज कराइए, या आपकी जगह आपका कोई नुमाइंदा भी जा सकता है, खुद को दर्ज कराइए और सीधा सरकार को बेचिए। तो सरकार ये बात भी कह रही है। अब ये होगा क्या, या ये गेहूं की कटाई अब ये एक बड़ा स्वरूप लेगा इस आंदोलन में। पर एक और तस्वीर है, मैंने बॉर्डरों की बात की, बॉर्डरों पर भीड़ भी कम हो रही है। किसान नेता कहते हैं कि गांव देहात में भी लोग जा रहे हैं, पंचायतों में जा रहे हैं, हम तो पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, असम जा रहे हैं, हम मध्य प्रदेश के रीवा गए, राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जा रहे हैं। कुछ लोग यहां पर डेरा थामे रहेंगे, बेटन चल रहा है, रिले रेस जो होती है ना, हम एक दूसरे को बेटन पकड़ा रहे हैं। पर क्या बॉर्डर पर आंदोलन कमजोर पड़ रहा है? ये अपने आप में सवाल है। और ये इसलिए सवाल क्योंकि आज 17 तारीख है और हर महीने की 17 तारीख एक पंचायत होती है। नरेश टिकैत, राकेश टिकैत जो सर्वे सर्वा हैं भारतीय किसान यूनियन के, मैं पूरे संयुक्त किसान मोर्चा की बात नहीं कर रहा हूं, सिसौली में वो बैठक करते हैं, एक पंचायत करते हैं। आज वो गाजीपुर बॉर्डर पर हुई है, उसकी भी तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। तो क्या फिर से बॉर्डर पर भी जोर आजमाइश करने की अब कोशिश कर रहे हैं किसान नेता? ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, गेहूं कटाई के साथ बढ़ेगी लड़ाई और आंदोलन कमजोर पड़ा, इसीलिए बॉर्डर पर पंचायत। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से उनके किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं नरेश सिरोही, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा, एलजेपी अहम घटक है मोदी सरकार की,
उनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी, 2 किसान नेता धर्मेंद्र मलिक और इस आंदोलन के युवा चेहरा अभिमन्यु कुहाड़ मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो नरेश सिरोही, अब 1 अप्रैल से ये गेहूं पर भी लड़ाई होने वाली है। संदीप जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। इसका व्यवहारिक पक्ष भी आपने बताया, और इसका व्यवहारिक पक्ष मैं आपको बताऊं कि खाद की सब्सिडी डायरेक्ट दी जाए। तो जब लॉकडाउन से पहले एक मीटिंग हुई थी नास में ICR की, तब भी हमने ये प्रश्न उठाया था उसमें कि डायरेक्ट सब्सिडी देना बहुत अच्छी बात है और सीधा खाते में पैसा जाएगा तो उसमें कहीं बेईमानी नहीं होगी, जो बीच की लीकेज है रुकेगी। लेकिन उसका व्यवहारिक पक्ष ये है कि अगर पिताजी के नाम जमीन है और 4 बेटे उसकी है ना, ये मैंने गलत तो नहीं बिल्कुल मैं इसीलिए कह रहा हूं। हाँ। मैंने बातचीत को वहीं से शुरू किया है। हाँ। कि हमको जो भी हम तरीका अपनाते हैं उसमें पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है, और सरकार का प्रयास भी बहुत अच्छा है। लेकिन व्यवहारिक कठिनाई ये इसमें आएगी कि जो खाद सब्सिडी में है, जैसे तो पिताजी, ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये चिट्ठी लिख देता है पंजाब को कि जी हम सीधा डायरेक्ट ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे, लैंड रिकॉर्ड दिखा दो। इनको ये नहीं मालूम देश की हकीकत क्या है, ये गांव देहात में हो क्या रहा है। ये व्यवहारिक दिक्कत आएगी, लेकिन इनको पता नहीं है क्या देश की हकीकत, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अधिकारियों को। संदीप जी, ये तो अधिकारी बता सकते हैं। नहीं, ये आपको ताज्जुब नहीं होता? 70 साल बाद आपको ये नहीं पता नहीं कि अरे गांव में खसरा खतौनी, मेरे पिताजी 80 साल के हैं, उनके नाम अभी जमीन नहीं है। मैंने यही कहा कि अगर पिताजी एक भाई के पास रहते, हाँ। 3 अलग रहते, हाँ। सब्सिडी उनके खाते में आ गई सीधे, तो भाइयों में झगड़े बढ़ेंगे। ऐसे ही गन्ने के साथ भी होता है, ऐसे ही गेहूं के साथ बच जाएंगे। हाँ, तो अनावश्यक उसमें विवाद बढ़ेगा। इसलिए इसका पहले हमको अगर रिकॉर्ड सही कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट सब्सिडी देते हैं या डायरेक्ट हम पेमेंट करते हैं, तो सरकार एक रास्ता दिखा रही है कि देखिए जी, ये आड़तियों ने इसमें बर्बाद किया है, ये कमीशन एजेंट हैं, ये पैसा खा जाते हैं किसानों का, हम तो सीधा पैसा देंगे। ये नैरेटिव बदलने की कोशिश है क्या? हकीकत से उलट है ये। नहीं संदीप जी, हकीकत वो भी है, दूसरा पक्ष भी। हाँ। दूसरा पक्ष भी है कि पंजाब का जो आड़ती है वो बाहर से भी धान और गेहूं खरीद के वहां कराता है। ये भी सच्चाई। 69% खरीदी सरकार की हो रही है ना, इसमें वो आड़ती के खाते में जाता है पैसा, वो आड़ती के खाते में। किसान की आमदनी और बढ़ेगी तो अगर वो हट जाए। तो इसमें हमको व्यवहारिक पक्ष देखना चाहिए। तो ये कितने साल लगेंगे ये व्यवस्था बनाने में? 50 नहीं, 50 नहीं, कितने साल लगेंगे? किसी ने सोचा क्यों नहीं इस बारे में? अगर हम देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि जब भी कोई आपको बड़ा बदलाव लेके आना है, हाँ, तो जमीन तैयार करनी तो उसके लिए जमीन तैयार करनी पड़ती है, उसके लिए बातचीत करनी पड़ती है, रास्ता बनाना चाहिए। वही एक स्वस्थ तरीका है आप सुधार को आगे लेके जाने का। तो ये मेरा इसमें कहना। नहीं, आप देखिए ना, पंजाब 59 मान लीजिए, 66 हरियाणा, बाकियों का देखिए ना, राजस्थान 14.25, उत्तर प्रदेश 9.4, 9.5 से कम, गुजरात में 0.7, 0.5% सरकारी खरीद हो रही है। ये पंजाब की बात तो कर दी, पूरे देश में करिए ना ऑनलाइन ट्रांसफर पैसे को। हाँ, पूरे देश में होना चाहिए, लेकिन उससे पहले रिकॉर्ड ठीक होना चाहिए। रिकॉर्ड ठीक करेगा सरकार? मतलब ये भी जिम्मेदारी किसान की नहीं, सरकार की जिम्मेवारी है कि उसको रिकॉर्ड को सबसे पहला संविधान में संशोधन किस चीज को लेकर हुआ? अबोलिशन ऑफ जमींदारी। हाँ, जमींदारा खत्म हुआ, पहले संविधान का पहला संशोधन जमींदारा खत्म हो गया, जमीन नाम पर नहीं हुई अभी तक लोगों के। देखिए, जिन राज्यों ने, जैसे उत्तर प्रदेश का तो मैं कह सकता हूं, और आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज्यादा जमींदारा का जो प्रभाव हुआ वो यहां लाभ ज्यादा मिला। और व्यवस्थित ढंग से देखो तो हरियाणा में जमीनों के जो बंटवारे हुए और चकबंदी का जो लाभ मिला वो हरियाणा के लोगों को ज्यादा मिला। तो हमारे पूरे देश में होना चाहिए ना, पूरे देश के बारे में किसी ने चर्चा ही नहीं की है 70 साल से। मैं तो आपसे हमेशा बस जी जय किसान कह दिया, अन्नदाता कह दिया, अब मस्त रहो। मैं तो संदीप जी यही कहता हूं कि अगर कृषि पे बात करनी है तो हमेशा मैं आपके शो पे यही कहा है कि जब अगर कृषि पे आपको बात करनी है तो एक तरफ से नहीं करनी हो, आपको आमूल चूल परिवर्तन की बात करनी पड़ेगी। ये रोग बहुत पुराना है। जो आपने कहा कि भाई एमएसपी वाला विषय है, एमएसपी
पूरे देश में नहीं मिलती, फिर उसका जो तरीका है जिससे हम तय करते हैं कि एमएसपी कैसे तय होती है, उसका जो तरीका है वही बहुत गड़बड़ है। तो इसकी भी मांग हम बहुत पुराने से करते रहे कि इसको सही ढंग से फसलों के दाम कैसे तय किए जाएं। और जब मैं किसान मोर्चा में था, हुकुमदेव जी अध्यक्ष थे, हम लोगों ने तो लगभग जो है 30-40 फसलों पे विधिवत जाके ग्राउंड पे जाके काम मैं किया। आता हूं, पर अब आपने गेहूं को औजार बना लिया जी धर्मेंद्र मलिक। यह हकीकत तो कड़वी हकीकत 70 साल से थी। आज आप जाग रहे हैं जी हम ट्रॉली में गेहूं की बोरियां भर के, बुग्गी में गेहूं लाद के हम तो संसद को घेरेंगे। नहीं, देखिए संदीप जी, आपसे कोई बात छिपी नहीं है। ये जो हमारी डिमांड है ये पहले दिन से है। 1967 को आधार वर्ष मान के किसान को उसका मूल्य दिया जाए, ये मांग थी चौधरी टिकैत साहब की और उनका फार्मूला था, और हर ज्ञापन में 87 से आज तक दिया जाता रहा। लेकिन मैं आपके डाटा पे बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं गांव में रहता हूं, गांव से आता हूं, मैं आपको हकीकत बता सकता हूं। जो आपने 2 राज्य गिनाए, देखिए एक पक्ष, एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि आड़ती, जैसे आड़ती बहुत बड़े दुश्मन है। ठीक है, वो चौधरी चरण सिंह साहब ने जो व्यवस्था की थी बिचौलिए से बचाने के लिए की थी, ये खरीद जो है इसका मुख्य कारण ही आड़ती है। हम त्रस्त हैं संदीप जी, ये कह रहे हैं ना डीबीटी करेंगे। हरियाणा पंजाब में 2% आड़तिया कमीशन होता है, उसके एक आड़तिया 100 सेंटर के बराबर एक दिन में खरीद करता है। डाटा उठा लो आप। हमारा शामली का बागपत का किसान हरियाणा में बेचना पसंद करता है, उसकी ट्रॉली यूं खाली हो जाती है। हमारे सेंटर पर जाओगे, लाइन लगाओगे, कह रहे टोकन लेकर आओ, फिर कह दिया नमी है, फिर कह दिया ट्रांसपोर्ट नहीं है, फिर कह दिया बोरे। तो ये जो उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है आओ अपने आप को रजिस्टर कराओ, दर्ज कराओ, ऑनलाइन सारी चीज हो जाएंगी। जी चौधरी साहब, इसके बारे में भी कहूं, जब ये कहा गया कि एक देश 6000 जी क्रय केंद्र खोल रही है सरकार, देखिए सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे, 1 अप्रैल से 15 जून संदीप तक। जी, धान में 5000 खोले थे, नतीजे आपके सामने है, डाटा आपके सामने है। क्रय केंद्र क्या है, वे उनके पास तो उनके बाट कांटे भी काम नहीं करते। वे 4 ट्रॉली गेहूं नहीं तोलते शाम तक, कभी उनकी बोरी खत्म हो जाएगी, कभी उनका ट्रांसपोर्टर नहीं आएगा। एफसीआई जो सीधे खरीद करती है, उस खरीद में खरीद ही नहीं होती, और जो असली खरीद होती है वो होती है आड़तिया, उसको खरीदता है और 9.5% से कम खरीदी करता आ रहा है। नहीं, इसका एक बड़ी बात संदीप जी मैं आपको बताऊं, दिन में लाइन लगवाएंगे, शाम के समय वही किसान आड़तिया का बेचेगा और सुबह वो एफसीआई में जमा हो जाएगा। एफसीआई और आड़तिया के बीच का सिंडिकेट है ये किसानों को। तो आप आड़तियों की पैरवी करते हैं? नहीं, हम आड़ती आपके आंदोलन का हिस्सा है। हम अपने आंदोलन की पैरवी करते हैं। ये तो एक नैरेटिव बना जा रहा है संदीप चौधरी जी, कि हमको एक बात कही जाती है कुछ चैनलों के द्वारा कि देखिए कांग्रेस भक्ति में लीन है। मैं ये कहता हूं कि वो जो चैनल है वे मोदी भक्ति में लीन है। उनको वो तो नहीं दिखाई देता कि घंटा कहां बजाया, किस पुल पे पहुंचे, किस एंगल में फोटो खिंचाया। जो वास्तविकता है, जो असलियत है, वो ये है कि ये कितनी ही डीबीटी की बात करो, किसानों को भड़का रहे हैं क्या, उकसा रहे हैं? अब वो ट्रॉली में लाद कर वो आएगा जी। आज तक तो वो ट्रॉली में लाद कर आया नहीं दिल्ली की तरफ। पहली बार किसी प्रधानमंत्री जी ने संसद में ये कहा है कि एमएसपी थी, है और रहेगी। हम देश को उसी प्रतीक के माध्यम से जवाब देना चाहते हैं कि देखिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है पहले अपनी मंडी में जाइए, मंडी के बाद जो है अपने जिले के कलेक्टर के जाइए, कलेक्टर के यहां भी नहीं बिकती तो सीधे संसद में आइए। उससे बड़ी मंडी हो नहीं सकती, आपको वहां भाव मिलेगा, भाव मिल जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है। हाँ। ये बात प्रधानमंत्री जी ने कही है कि देश में एमएसपी मिलता है। और सच्चाई ये है कि एक बिहार की अगर मैं जिक्र करूं या दूसरी जगह का जिक्र, उत्तर प्रदेश का भी मैं जिक्र करता हूं। उत्तर प्रदेश में जो तराई बेल्ट है, धान और गेहूं के लिए किस तरह से लोग तुलवाने के लिए लड़ते हैं, किस तरह से आंदोलन होते हैं। बाराबंकी में कलेक्टर के यहां 3000 ट्रैक्टर खड़े हो जाते हैं जब जाकर धान की तुलाई होती है। तो ये देश का दुर्भाग्य है। सरकार इसको मैं आज भी गारंटी के साथ कहता हूं, ये डीबीटी की बात करते हैं। 80 साल के हमारे जो बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनकी लकीरें खत्म हो चुकी हैं, उनका वही मैच नहीं करता, कहां से तोल लेंगे? बहुत खामियां हैं, बहुत व्यवस्था गड़बड़ है। इनको एफसीआई कितना खरीद कर सकती है? एक ये पहले तो बात ये अतिक्रमण है संदीप जी, जो इन्होंने कहा है कि हम डायरेक्ट पैसे देंगे, कृषि राज्य का विषय है। स्टेट भी खरीदती है, हमारा जो सहकारी समितियां हैं वो भी खरीदती हैं। कई एजेंसी मिलकर तब खरीद होती है जब भी पूरी नहीं कर पाते। उत्तर प्रदेश में 3 एजेंसियां खरीदती हैं एफसीआई के। एक जिले में अगर 20 सेंटर हैं तो 3 होते हैं। एफसीआई तो हमारा 4% भी नहीं खरीद सकती अकेले। तो ये वही पंजाब में क्यों? क्योंकि पंजाब में आंदोलन है।
आंदोलन को नुकसान करना है पंजाब में, एक नैरेटिव डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो जाए, सीधा खाते में आ जाए, जहां 100 के बजाय 93-92 रुपए आते हैं किसान के खाते में, यही होता है ना। हमसे नहीं कटता संदीप जी, वो हमसे नहीं पर कटता, कट तो जाता ही है ना, वो तो सरकार को देना पड़ता है, वो एफसीआई का खर्चा है, हमें पूरा मिलेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करता हूं कि हमको पैसे पूरे मिलते हैं एमएसपी के, 8% उनसे कटता है। वो जो स्टेट टैक्स वो और बहुत काट लेते हैं, बहुत खर्चा, ब्याज भी देते हैं, वो कर्ज लेता है किसान, तमाम चीजें। आलोक शर्मा, आपको लगता है ये गेहूं अब एक बड़ा मुद्दा बनेगा कि एमएसपी मिल रही है नहीं मिल रही है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात कर रही है सरकार, पंजाब में आपकी सरकार है, केंद्र सरकार लिख रही है कि सीधा ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, इससे क्या ये अपने आप में एक लिटमस टेस्ट है क्या कि किसानों की बात में दम है या सरकार की बात में दम है? देखिए, मुझे लगता है संदीप भाई पूरी तरह से ये बरगलाने का एक और नया तरीका है। हिंदुस्तान में आजादी से पहले 3 तरह के सिस्टम थे, जमींदारी प्रथा, रैयतवारी प्रथा जो साउथ में थी, जमींदारी प्रथा जो ईस्ट में थी, और महालवारी प्रथा जो हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थी। और उसी के अनुसार आज भी लैंड रिकॉर्ड्स चल रहे हैं। लैंड रिकॉर्ड्स की अगर बेस्ट पोजीशन आप देखेंगे तो वो उसी समय पर आप देखिए कि सबसे ज्यादा अच्छे लैंड रिकॉर्ड जो हैं वो रैयतवाड़ी में हैं, साउथ में, उसके बाद महालवाड़ी में है। लेकिन आपने जो बात कही कि फादर के नाम से म्यूटेशन आना, फादर के नाम से कई बार पोतों के नाम भी डायरेक्टली म्यूटेशन जाती है। फादर की डेथ हो गई, 10 लाख से ज्यादा केसेस हैं केवल हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में जो लैंड रिकॉर्ड्स को दुरुस्त करने के लिए एसडीएम के यहां पड़े हुए हैं या सिविल कोर्ट में पड़े हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता बीजेपी किस तरह से करना चाहती है। जहां तक बात आती है लैंड रिफॉर्म्स की, लैंड रिफॉर्म्स के नाम पर पिछले 2014 से लेकर सारा काम रुका हुआ है। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में लैंड रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज करने का जीआईएस के माध्यम से काम शुरू हुआ था, जो 2013 तक चला। मैं कंपनीज के नाम भी बता सकता हूं किस स्टेट में किस कंपनी ने किया। दुर्भाग्य 2014 के बाद उस सारे के सारे काम इसलिए ठप पड़े हैं लैंड रिकॉर्ड्स को दुरुस्त करने वाले कि उनकी पेमेंट। पर यही काम तो आप कर रहे थे ना 2012 में। आलोक शर्मा, मनमोहन सिंह की सरकार ने क्या निर्देश दिए थे, क्या दिशा निर्देश दिए थे, मैं सही शब्द का इस्तेमाल करूं, प्रकाश सिंह बादल की सरकार को, कि जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो सीधा किसानों के खाते में ट्रांसफर हो। ये तो आपने भी कहा था। तो सरकार जो करना चाह रही है उसका स्वागत करेंगे। वो ऑर्डर पढ़ा है संदीप भाई। हाँ संदीप भाई, मैंने ऑर्डर पढ़ा है वो। नहीं, मैंने ऑर्डर पढ़ा है वो। उस ऑर्डर में ये नहीं है कि लैंड रिकॉर्ड्स के बेसिस पे एमएसपी ट्रांसफर होगा। ये तो अपने आप में हास्यास्पद है। मेरे 1 किले जमीन में 40 मन गेहूं होता है, दूसरे के में 45 मन होता है। आप कैसे करेंगे? मनमोहन सिंह जी की सरकार में जो ऑर्डर था वो मैंने पढ़ा है, उसमें सीधा सीधा है कि जितने की पर्ची मंडी में कटेगी, आड़ती के जेब में पैसा नहीं जाएगा, आपके अकाउंट में हम डायरेक्टली उसको ट्रांसफर करेंगे। अगर आज भी सरकार इस काम को करती है तो कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करेगी। लैंड रिकॉर्ड्स के बेच पर एमएसपी ट्रांसफर होगी, अपने आप में हास्यास्पद है। संदीप भाई, मैं बताता नहीं हूं, मेरी पीएचडी एग्रोनॉमिक्स पर ही है, मंडियों पर ही है, लेकिन आप कैसे करेंगे? मेरे पास अगर आप मान लीजिए मेरी डहर की जमीन है, 12 आनी है, 16 आनी है, हमारी तो पैदावार अलग अलग है। मैं स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज करता हूं, दूसरा हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज करता है, तीसरा ट्रेडिशनल सीड यूज करता है। मैं 1553 गेहूं यूज करता हूं, दूसरा 306 करता है, जो देसी गेहूं है। देसी गेहूं तो बहुत कम होता है, मैंने भी उगाए हुए हैं देसी गेहूं बोलते हैं। हाँ, मुझे घर के लगता है खाने कि के दोनों की लिए पैदावार देसी गेहूं ही उगाया है। मैं वही कह रहा हूं ना भाई। तो लैंड रिकॉर्ड के आधार पर आप ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इसकी पैदावार कितनी है, और उसके हिसाब से आप कैसे ट्रांसफर कर देंगे पैसे किसी के अकाउंट में? बीजेपी को पता नहीं, मतलब मानसिक दिवालियापन हो गया इनका। किसान मोर्चा क्या कर रहा है, बेसिक फीडबैक भी नहीं दे रहा। आज की जो सिचुएशन है, एक मिनट नरेश रॉय को भी स्क्रीन पर लाइए, वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, सर हिला रहे हैं कि बातों में दम है जो आलोक शर्मा कह रहे हैं। बोलिए आलोक, गलत तो नहीं कह रहे आलोक? जहां भी आपत्ति हो, देखिए सही तस्वीर दर्शकों के सामने आनी चाहिए। संदीप जी, 1 मिनट आलोक, 1 सेकंड के लिए इंटरवीन कर रहे हैं। कौन सी कंपनी कर रही है, कौन सी सरकार कर रही है? 1 सेकंड। हाँ, ओके ओके। आलोक जी, देखिए मेरा कहना यह रहता है कि कांग्रेस, क्योंकि यहां संदीप जी का जो ये प्लेटफॉर्म है ना, इस पे शुद्धता के साथ बहस होती है।
इसलिए मैं इस बात को कहीं डला मारना नहीं चाहता इधर उधर, लेकिन कांग्रेस ने जो कुछ किया है उसके 70 बातें हैं जो मैं आपको गिना सकता नहीं, हूं। पर जो अभी ये लेकिन गिना रहे हैं, अनावश्यक ये लैंड रिकॉर्ड की उनको अपलोड करो तो डायरेक्ट ट्रांसफर, मतलब उसमें कहां कई पेज गिनवा दिए देखिए, ना। आजादी के बाद जो लैंड रिफॉर्म शुरू हुए उसके बाद से लगातार आपकी सरकार रही, तब तक आपने क्या किया? नहीं, दूध का धुला तो कोई भी नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं, हाँ। तो आप इस बात को कहो कि बीजेपी 6 साल में सारे रिकॉर्ड बदल देगी, देखिए, हमने ऐसा लैंड संभव रिकॉर्ड्स नहीं को है दुरुस्त लोग। किया। ऐसा नहीं है साहब, मैंने पूरी तरह से और फैक्ट्स रखे हैं, वो फैक्ट्स रखे हैं। मैंने 2003 का लिया, आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं। और मैंने खेती की है खुद, मैंने लामणी कर रखी है खूब, और सिल्ला चुग रखा है। सिल्ला चुगना समझते हैं आप? देखो, जो बाल गिर जाती है अपनी मां के साथ जाके, वो चुकी है मैंने। नहीं, लेकिन हमारे आज आप जिस तरह नहीं, से लान और बरकरार सिल्ला हैं, इन्होंने आप- डले का भी आपके बात कर दिया, लैंड डले का रिकॉर्ड मतलब सुनो, पत्थर आप होता है। ट्रांसफर कर देंगे, आलोक हाउ इज जी, इट पॉसिबल? हम लोग सिल्ला गरीब लोगों को छोड़ देते हैं, कम से कम कांग्रेस ये काम तो ना करे कि सिल्ला तो खुद ना चुके, गरीबों को चुगने दे सिल्ला। ये काम मत करो आप सिल्ला नहीं, चुगने देखिए, का। हर आदमी देखिए, सिल्ला मत चुगो। अन्न को उठाना संदीप, है, चलिए दाने मुद्दे पर को रहते उठाना हैं। बहुत हाँ। बड़ा कर्म है, वो छोटे आदमियों का काम नहीं है। ये बीजेपी की सोच गलत है। नहीं, ये बीजेपी की सोच गलत है। छोटे आदमी कोई नहीं होते जो खेत में काम करता हो, सबसे जो बड़ा आदमी खेत होता में है। हमारे और सिल्ला मजदूर है वो सबसे सिल्ला important चुग के होता ले है। जाते हैं, उसका अधिकार है कि ये वो अमीर सिल्ला किसान चुगे। हैं आप लोग। संदीप जी गए थे अभी बंगाल में, जो महिलाएं जो है वो छोटा आलू चुग रही थी, जमींदार ने आलू इकट्ठा कर दिया था। और तो बहुत से breaking लोगों news है ने कि कमेंट मजदूरों भी को किया। कुछ एक नहीं मिनट, समझती क्रॉस बीजेपी। टॉक नहीं आलोक, और बहुत से लोगों ने, नरेश भाई, वहां पर कमेंट भी किया टाइमलाइन पर कि अरे ये आलू चुरा रही थी। जिनको जमींदारी का ज पता नहीं ही नहीं। आता ना, जिनको खबर ही नहीं खेती बाड़ी की, वो इस तरह की बातें करेंगे कि नहीं ये चुरा रही थी। ना। मैं यही बात लोगों को समझाना चाह रहा था कि देखिए, इनको पैसे भी नहीं मिलते और वो छोड़ दिया, वो छोटा आलू छोटा छोड़ आलू। दिया है किसान कि भाई का तुम दिल बड़ा जाकर। होता है। किसान का दिल बड़ा। नहीं, लोग कह रहे हैं वो चोरी कर रही थी। बहुत से उनको लोग, पता नहीं है, किसान पता का ही दिल नहीं। बहुत बड़ा होता है। पर यहाँ पर सरकार को भी खेती बाड़ी के बारे में जानकारी नहीं है क्या, कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर? देखिए, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। करेक्शन कर लेते हैं। हाँ, प्लीज बताइए। ये मैंने अभी देख लिया इसमें 90% विलेजेस जो है ना कंप्यूटराइज कर दिया रेवेन्यू रिकॉर्ड, और उसमें गांव का फिगर भी दिया है। 5,91,221 गांव में कंप्यूटराइज करके लैंड रिकॉर्ड तैयार है। क्या कहेंगे? अपडेटेड लैंड रिकॉर्ड है वो। हाँ, यस। वो मेरे, आप सुनिए, अगर आप मेरी सुनिए। जमीन है, वो मेरे दादा के नाम पे उसको चल रही करेक्शन है। तो कर लेते हैं ना। हाँ। मतलब ये कहना गलत होगा कि revenue ये record कहाँ का सोर्स क्या है? ये आप आपका? कंफर्म कर लेना। नहीं, नहीं, सोर्स कहाँ से? सोर्स ये इंडियन बिजनेस में आर्टिकल छपा हुआ बकायदा, इंडियन ये दिखा बिजनेस दीजिए में। हाँ, सबको। हाँ, हाँ। बकायदा ठीक है। गांव के उन्होंने नंबर भी दिए अभी हैं। साथ में बैठे और हैं ना एक गांव सेकंड, वाले कई। नहीं, वो ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कहीं लीगल ईयर्स के नाम पूरे नहीं चढ़ पाते हैं। देखिए, संदीप भाई, दूसरा इसी आदमी, point एक का मैं सेकंड उत्तर रुकिए। एक मिनट आलोक, अभी Argument बात हम कहने सुन रहे हैं तो दीजिए उसका ना। जवाब तो हाँ, सुनिए ना। हाँ। अब दूसरा आप सुनिए, 12 करोड़ किसानों को जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि जाती है, उसका रिकॉर्ड है डिजिटल का कि नहीं? किसान का रिकॉर्ड है ना, उसकी जमीन का नहीं वो है। किसान नहीं है क्या? अरे वही तो मैं कह रहा हम हूँ। क्या कह रहे हैं कि उसका रास्ता निकल सकता है। देखिए, हम शुरू से ये बात कह रहे हैं कि झगड़ा एमएसपी की खरीद का है। अब दूसरा ये हो गया कि ये पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर हो तो किस तरीके से हो, तो बैठ के बात होगी। मैं ये एक मिनट, दिक्कत क्या? एक सेकंड, थोड़ा संशोधन कर दूं शुरू में। और यहां पर नरेश सिरोही बैठे हैं, इन्होंने ही वो आइडियाज दिए थे। 14.5 करोड़ किसान आइडेंटिफाई हुए थे इस देश में। दरअसल 60 करोड़ की जनसंख्या, उससे भी ज्यादा जो किसानी पर निर्भर है, उसमें 14.5 करोड़ माने गए। और फिर जो ये सम्मान निधि 6,000 रुपए साल की जो डाली गई, वो गई 9 करोड़ किसानों के खाते में, क्योंकि बाकी के खाते ही नहीं पता लग पाए। तो वो 12 करोड़ मत कहिए, ये संशोधन जरूरी था। बात जारी रखिए। कर लिया। हाँ। अब मैं आगे बोलता हूं। बोलिए। मैं ये कहता हूं कि जो हम चर्चा यहां कर रहे हैं, क्या ये चर्चा गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म पे नहीं हो सकती? मैं वही तो जानना चाह रहा नहीं, हूं। अब सुनिए ना, परसों राजनाथ मतलब सिंह- 1 अप्रैल में कितने दिन है? 2 हफ्ते। लैंड रिकॉर्ड अपडेट कर दो, अपलोड कर दो, एक सेकंड। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो जाएगा। ये सरकार की एक प्रपोजल आई एफसीआई के थ्रू। उन्होंने कहा कि भी अगर ये सिस्टम हो जाए तो बेटर है। ये बैठे हैं किसानों पूरे के देश नेता, में क्यों नहीं है? ये सिर्फ बैठे हैं किसानों के पंजाब नेता। में ही दिक्कत क्यों है। नहीं इस प्रपोजल को कहते हैं कि ये इसको पूरे देश पर करें? लागू क्यों संदीप नहीं जी, होता? जब एक देश एक मंडी है, एक देश एक मंडी है, तो फिर आप रजिस्ट्रेशन का अर्थ क्या हुआ? हाँ। इसको भी क्लियर करिए नहीं, कि सुनिए कानून देश में अगर ये लेकर आए हैं, इन्होंने कहा कि कोई कहीं भी बेच सकता है। अब मेरा और बिकेगी रजिस्ट्रेशन MSP मेरा पर। रजिस्ट्रेशन पंजाब में तो होगा नहीं। अगर मैं बेचना चाहता हूं तो फिर मैं कहां लेके जाऊं? चलिए, सवाल बात ये भी पूरी बनता कीजिए। है ना। अब जवाब सुनो ना इसका। हाँ, साथ हाँ, हाँ। आपका अगर खेत, किसान का खेत अगर यूपी में है
तो रजिस्ट्रेशन यूपी में ही होगा, नंबर 1। और एफसीआई की जो मंडियां जाते हैं, गांव में लगाते हैं या डिस्ट्रिक्ट पे लगाते हैं, वो बाकायदा खरीद करेंगी और उसके बाद वो पर्ची मिलेगी। उन्होंने सही कहा, वो पर्ची के बेस पे डायरेक्ट ट्रांसफर होगा। उत्तर प्रदेश में 9.5% से कम, गुजरात में 5%। बिल्कुल ठीक आ गए। ये पहले दिन से डिबेट हो रही है कि एमएसपी की खरीद को कैसे सुचारू किया जाए, उसमें डिबेट होनी चाहिए। अगर संदीप आप तो एमएसपी पर खरीद होती उत्तर प्रदेश के अंदर, तो हम हरियाणा और पानीपत करनाल में बेचने के लिए क्यों लड़ते? आप वहीं से आते हो। सोनीपत बॉर्डर पे झगड़ा होता है, अलीगढ़ बॉर्डर पे झगड़ा होता है, यमुना के बॉर्डर पे झगड़ा होता है, कारण कि वहां खरीदी होती है, यहाँ 8-8 दिन सेंटर नहीं चलते। हम वही कह रहे हैं, जिम्मेदारी कौन लेगा? जो चीज लंबे समय तक नहीं कर पाए, क्यों एक राज्य में? पंजाब के लिए दिया गया है ना ये। देखिए, ये 2 नेता बैठे हैं, ऐसे 40 नेता हैं। एमएसपी पे जो पॉइंट आ रहे हैं उसको बनाएंगे ना 40 पॉइंट। ठीक है, गवर्नमेंट इज रेडी टू रेक्टिफाई। आलोक शर्मा, आप इंटरजेक्ट कर रहे थे अभी। अभिमन्यु कुहाड़ सबसे युवा चेहरा, अभी तक कुछ नहीं बोले हैं, शॉर्ट रखिएगा। आलोक शर्मा, देखिए, मुझे लगता है कि पहाड़, जो लैंड की क्वालिटीज हैं वो सब अलग अलग हैं। क्या पहाड़ पे जो जमीन है वो भी एग्रीकल्चर लैंड है? और हिंदुस्तान में 85% लैंड ऐसी है जो एग्रीकल्चरेबल लैंड है। एग्रीकल्चरेबल में भी 3-4 तरह का है। कोल्ड बैरन लैंड है, डेजर्ट बैरन लैंड है, सी के साथ साथ जो जमीन है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन वहां पर पैदा नहीं होता क्योंकि सॉल्टी सॉइल है, सलाइन और अल्कलाइन सॉइल है। आप श्री गंगानगर में ही आज जहां पर महापंचायत हुई है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के दोनों तरफ पैदावार लगातार गिर रही है। जहां जहां पॉल्यूशन बढ़ता है पैदावार गिरती है। तो लैंड रिकॉर्ड से आप पेमेंट करेंगे, ये मतलब ये तो मानसिक दिवालियापन है बिल्कुल सरकार का। इसको बताएं सिरोही साहब कि लैंड रिकॉर्ड से कैसे आप पेमेंट को अटैच करेंगे। मुझे समझ नहीं आ रही। आलोक जी, मैं आपको 30 सेकंड नहीं 10 सेकंड में बता देता हूं। पूरे देश में क्रॉप कटिंग के सैंपल लिए जाते हैं, हर जमीन पे कितनी पैदावार होती है ये सब आइडिया है। और सिंचित भूमि पे जो हमारी जो अच्छी सिंचित भूमि है, पर हेक्टेयर 4 टन का एवरेज है, और जो असिंचित भूमि है उसका 1.2 टन पर हेक्टेयर है। पूरे देश में क्रॉप कटिंग के सैंपल लिए जाते हैं, हर फसलों के लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है आलोक, नहीं, बहुत ज्यादा क्रॉस टॉक हो रही है, बहुत, उससे नहीं समझ में आता। आलोक, क्रॉस टॉक नहीं, बात रखिए। अब दोनों पक्ष आपने सुने दर्शकों, अभिमन्यु कुहाड़, पर असल समस्या तो यह है कि एमएसपी मिलता नहीं है। अब ये पूरे पैमाने भी बता दिए जाए, मैं सब मानने को तैयार हूं। कंप्यूटराइजेशन का आंकड़ा दे रहे हैं यहां पर AK वाजपेयी, नरेश सिरोही बता रहे हैं ऐसे ऐसे पैमाने सेट होते हैं। आलोक शर्मा अपनी बात बता रहे हैं कि अलग अलग भूमियां, अलग अलग प्रोडक्शन है, उत्पादकता अलग अलग है, तो एक ही रूल कैसे अप्लाई होगा। मैं पूछ रहा हूं सीधी सी बात, 1975 रुपए में गेहूं खरीदा जाता है कि नहीं खरीदा जाता है? क्या समस्या तो वहां है। संदीप जी, आपने सबसे वैलिड सवाल उठाया है। सवाल ये है कि क्या किसान को उसकी फसल का एमएसपी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मैं उदाहरण दे रहा हूं, आज हम हनुमानगढ़ में हैं, राकेश टिकैत साहब भी यहीं पे थे। 2150 रुपया क्विंटल बाजरे का एमएसपी है, लेकिन यहाँ के किसानों को बिका 800 रुपया, 900 रुपया, 1000 रुपया क्विंटल में। राजस्थान के किसानों को इस साल बाजरे का उचित एमएसपी न मिलने के कारण 4500 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो मेरा सवाल ये है, क्या ये डायरेक्ट ट्रांसफर करने से क्या किसानों को उचित एमएसपी मिल जाएगा? क्या जब ये डायरेक्ट ट्रांसफर होगा तो 2150 रुपया क्विंटल मिलेगा बाजरे का, या 800 से 1000 रुपया मिलेगा? ये सवाल है। धान 1868 रुपया उसका एमएसपी है, तो डायरेक्ट ट्रांसफर होगा तो क्या 1868 रुपया क्विंटल मिलेगा या वही 700-800 रुपए में मिलेगा? बिहार में तो ये डायरेक्ट ट्रांसफर कर नहीं रहे हैं, तो सिर्फ पंजाब में कर रहे हैं। हमारा सवाल इनसे ये है कि 1860 रुपया क्विंटल मक्के का एमएसपी है, तो डायरेक्ट ट्रांसफर होगा तो क्या बिहार के किसान को 1860 रुपया क्विंटल मिलेगा? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, संदीप जी, तो ये बिचौलियों की बात कर रहे हैं। देखिए, बिचौलिया और आड़ती में फर्क होता है। हम आड़तियों की पैरवी नहीं कर रहे हैं, हम कुछ बेसिक पॉइंट बता रहे हैं। बिचौलिया वो होता है जो हमारी फसल को 1000 रुपए की ले और आगे 2000 रुपए की बेचे, तो वो हो गया बिचौलिया, क्योंकि वो 1000 रुपया क्विंटल खुद कमा रहा है। आड़ती है वो सर्विस प्रोवाइडर है, वो हमसे 1975 रुपए में लेता है, आगे वो उसकी साफ सफाई करा के उसको बोरी में लदवा के उसको पैक करा के उसको एफसीआई के गोदाम में बेचता है, उसको 2 से 2.5% का अपना कमीशन मिल जाता है। और जो बात धर्मेंद्र भाई ने कही पर 1 मिनट नहीं, आप आड़तियों की पैरवी करने लगे हैं ना थोड़ी। अभिमन्यु कुहाड़, मुझे 1 मिनट रुकिए, सवाल सुन लीजिए।
आपने बता दिया आड़ती किस तरह से करते हैं, वो तो सुषमा स्वराज ने भी कहा था आड़ती एटीएम होता है किसानों के लिए, बाकी कंपनियों को तो उनके कुर्ते धोती पजामे से भी बदबू आएगी। पर मुझे एक चीज बताइए, ये जो एपीएमसी व्यवस्था, जो हमारी व्यवस्था है सरकारी खरीद की, गेहूं की या किसी भी फसल की, लगा लो, मैं गेहूं की बात कर रहा हूं, वो पैसा किसान के खाते में तो नहीं आता है ना आज की तारीख में, पर्ची तो आड़ती कटवाता है ना, किसान के नाम की पर्ची क्यों ना कटे? तो समस्या दूर होगी, व्यवस्था और दुरुस्त होगी कि नहीं? संदीप जी देखिए, मैं हरियाणा की बात करता हूँ। देखिए सवाल ये है पर्ची किसके नाम की कट रही, ठीक है किसान के डायरेक्ट आए, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आनी चाहिए ना, दिक्कत क्या, आनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है संदीप जी कि क्या वो एमएसपी डायरेक्ट उतना आएगा या नहीं आएगा, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अभी जो थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी कि भाई ये एक देश एक मंडी इन्होंने बना दी। अभी हरियाणा में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल इन्होंने खोल रखा है। यदि ये एक देश को एक मंडी बनाना चाहते हैं तो फिर ये अलग से रजिस्ट्रेशन क्यों करा रहे हैं, नंबर एक बात। नंबर दो बात, अभी बाजरे की खरीद में हमने देखा उन्होंने एक लिमिट सेट कर दी कि भाई हम तो इतना ही खरीदेंगे। हमारे किसान भाई, हमारे दोस्त 3 मुट्ठी बाजरा वापस लेके आए, सरकार ने वहां पे मंडी में खरीदने से मना कर दिया, 3-3 किलो बाजरा वापस लेके आए हैं। तो असली मुद्दा तो ये है ना। और दूसरी बात, जो ये कह रहे हैं कि जमीन के कागज देख के ये करेंगे, ये ट्रांसफर करेंगे, सवाल यहाँ पे ये उठता संदीप जी, गाँव में ठेके पे भी बहुत सारी जमीन लेके खेती की जाती है, वो तो बताइए, ट्रांसफर किसके नाम पे होंगी? हाँ, तो वो ट्रांसफर किसके नाम पे होगी, सवाल ये है ना। तो क्या वो जमीन का मालिक उसके नाम जाएगी या जो खेती कर रहा है उसके नाम जाएगी? बहुत सारे एनआरआई हैं जो खुद खेती नहीं करते, अपनी जमीन ठेके पे किसी दूसरे किसान को देके चले गए हैं, तो उस केस में क्या होगा? इससे तो गांव में लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे ना। तो सरकार समाधान की तरफ नहीं जाना चाह रही है, सरकार लड़ाई झगड़े की तरफ लेके जाना चाह रही है। नरेश रोइए, एक देश एक बाजार जब व्यवस्था है, चाहे कृषि एक स्टेट सब्जेक्ट है, बिल्कुल, पर केंद्र ने कानून बनाया ना, आप वो 1954 के एक संशोधन का फायदा उठा सकते हैं। तो पूरे देश में एक रूप से एक समान रजिस्ट्रेशन क्यों ना हो? नहीं, बिल्कुल। और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं धर्मेंद्र मलिक, तो ये क्यों नहीं हरियाणा में जाके बेच सकते और वहां बेचे मंडी में, तो इनके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर हो। लेकिन एक मिनट होता यह है कि राज्य सरकारों की जिम्मेवारी होती है कि वो पहले अपने किसानों का जो गेहूं है या धान है, जो भी फसल है, उसकी वहां वो खरीदी करा ले, जो सरकार कर रही है। उसके बाद तो कहीं भी कोई बेच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जो अभी नया कानून बना है। दूसरी बात जो अभिमन्यु ने बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो लैंड लीजिंग का एक्ट था, जो टीहक जो हमारे नीति आयोग कमेटी में थे, हम लोग गए, और वो बहुत लंबे समय से राज्य सरकारों ने पेंडिंग डाल रखा है। देखिए, यहां हम एक दूसरे पे ठेल नहीं सकते, लेकिन असलियत यह है कि जो लैंड लीजिंग कानून है वो जब तक कारगर नहीं होगा तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। तो हम गोल गोल घूम रहे हैं ना, हम गोल गोल घूम रहे हैं। किसान नेताओं को भी और सरकार के अधिकारियों को, सरकार को बैठ के इस पे विस्तार से बात करना। पर इस गोल गोल घूमने में एक मिनट सर, अब थोड़ा सा वक्त कम रह गया है। धर्मेंद्र मलिक, गोल गोल घूमने में अब आप जो सिसौली गांव में पंचायत किया करते थे 17 तारीख को, आज गाजीपुर बॉर्डर पर की, क्या बॉर्डर पर भीड़ कम होने लगी है क्या? नहीं, देखिए चौधरी साहब, मैं तो इसको देश का दुर्भाग्य कहूंगा कि जो किसान देश के लिए पैदा करता है, ठीक है आप पैसे देते हैं वो अलग बात है, लेकिन आप जो है -12 में भी जब हम पानी चलाते हैं रात को, तब पता लगता है गेहूं कैसे पैदा होता है, और उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। आज हमको बॉर्डर पे बैठना पड़ रहा एमएसपी के लिए, और उस एमएसपी के लिए जो सरकार घोषित करती है वो हमारा अधिकार है, सरकार भी कहती है। तो मैं फिर यही कहना चाहता हूं, अभिमन्यु भाई ने भी बात कही, सिरोही जी भी सहमत हैं कि जो सरकार डिक्लेयर करती है उसको एमएसपी को कानून बना। बॉर्डर पर भीड़ कम होने लगी है क्या? नहीं, देखिए काम का समय, आज तो 2000 रुपए में भी आदमी नहीं मिलता संदीप जी। उस किसान का हृदय देखिए, मिलता ही नहीं। उस किसान का हृदय देखिए कि वो आज भी अपने काम छोड़कर यहाँ पे इकट्ठा हो रहा। और वो एक तरीका था कि मासिक बैठक होती है, कुछ दिशा निर्देश देने होते हैं, और मैं आपको बताऊं कि वो कुछ कैमरे, खाली टेंट जो दोपहरी में जब टीन तपती है तो उसको ढूंढते हैं कि भीड़ कहाँ है। ये आंदोलन 6 तारीख के बाद बढ़ेगा। आपको अभी आश्चर्य लगेगा मेरी बातों में, सरकार अगर नहीं मानती तो हमारा अनुमान 6 तारीख के बाद ये, हाँ 6 अप्रैल के बाद ये आंदोलन गति पकड़ेगा उन परिस्थितियों में जब किसान के पास काम ही काम होता है। ये इस आंदोलन में के मैंने ऐसा 20 दिन में क्या होने वाला है? मैंने तमाम उतराव और चढ़ाव देखे हैं। अब कहीं ना कहीं गांव में भी एक बात है
कि देखिए सरकार ने बहुत मजाक कर ली। अब वो जो राकेश टिकैत की बात है कि एक फसल की आहुति देनी पड़ सकती है, तो वो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में है कि भाई इस समय आंदोलन कमजोर नहीं पड़ने देना। और मेरा तो एक निवेदन है आपके माध्यम से सरकार से कि देखिए जो जिस बात को आप घुमा घुमा कर रोज करते हैं, उस एमएसपी को एक बार आप कानून बना दो, आपका 1 रुपया खर्चा पर नहीं 2 मई तक तो कोई बात होनी नहीं, ये बात तो साफ होती है। अब अगर सरकार वोट के आप भी तो वोट की चोट करने निकले हैं, सरकार क्यों बात करेगी 2 मई से पहले? संदीप जी, यही किसान इस सरकार को लेकर आए थे। ये सरकार इस चक्कर में ना जाए, अहंकार सरकार का होना नहीं चाहिए, न चल सकता है। देखिए किसान से सरकार नहीं टकरा सकती, मैं आज भी कहता हूं। किसान के बिना आप सरकार बना नहीं सकते। तो बंगाल की बात करते हैं, फिर तो 2024 तक आंदोलन चला करना एमएसपी बनने का, लेकिन विदाई जरूर हो जाएगी। पर अभिमन्यु कुहाड़, आप बैठे हैं श्री गंगानगर, वहां महापंचायत कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत बड़ी हुई, हनुमानगढ़ में भी हुई, और यहां बॉर्डर पर भीड़ छटती जा रही है। आप देश के अलग अलग हिस्सों में तो पहुंच गए, जो घेराबंदी यहां पर 112 दिन से कर रखी है वो कमजोर पड़ रही है क्या? नहीं संदीप जी, ऐसा है, मैं आपको बताऊं गांव के हालात क्या है। ये जो 2 हमारी डिमांड है, एमएसपी गारंटी कानून लागू कराना और 3 काले कानून वापस कराना, अब ये आंदोलन इन 2 मांगों से भी आगे बढ़ गया है। अब गांव का किसान इसे अपनी पगड़ी की लड़ाई मान रहा है, इसे अपने मान सम्मान, स्वाभिमान, आत्म सम्मान की लड़ाई मान रहा है। इसलिए किसान का पीछे हटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी देखिए फसल कटाई है, 25 तारीख के बाद और ज्यादा फसल कटाई का हो जाएगा नॉर्थ इंडिया में। तो हमने भी संयुक्त किसान मोर्चा ने एक रणनीति के तहत गांव-गांव में कमेटी बना के ड्यूटियां लगाई है। सरसों तो कटने लगी, ये तो हम सिर्फ गेहूं की बात कर रहे हैं, सरसों कट रही है, कई जगह अब कटनी शुरू होगी। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में गांव-गांव में कमेटी बनके ड्यूटी लग गई है कि इस हफ्ते ये 10 लोग जाएंगे, जब अन्य दूसरे 10 लोग आ जाएंगे तब ये 10 की वापसी होगी। और जहां तक बात है, देखिए यदि कोई बड़ा कार्यक्रम देगा संयुक्त किसान मोर्चा, तो जैसे ज्वालामुखी में नीचे चीजें उबल रही होती है ना, तो ग्रामीण इलाकों में अभी भी चीजें धधक रही हैं। एक कॉल देने की जरूरत है, पहले से भी 10 गुना ज्यादा संख्या में किसान यहाँ पे पहुंच जाएंगे और सरकार के घमंड को तोड़ देंगे। यदि सरकार ये सोच रही है कि फसल कटाई के समय चले जाएंगे, तो ये सरकार का वहम है। और जैसे पीछे हमने सरकार के वहम निकाले, उनकी गलतफहमियां दूर करी हैं, अब की बार भी इनकी गलतफहमियां दूर कर देंगे। गलतफहमी में कौन है? एक वाजपेयी, वहम कौन पाले बैठा है? नहीं किसान पाले बैठे हैं कि आप लोग पाले बैठे हैं? ये करेक्ट कर लें कि सरकार घमंड में बिल्कुल नहीं है। अगर ये तो हुई नहीं 22 जनवरी से। नहीं, ये तो गवर्नर साहब ने कहा है। नहीं, सरकार अगर घमंड में होती तो 12-12 बार मीटिंग क्यों करती? और कल ही राजनाथ सिंह का बयान आया पब्लिक रैली में बकायदा। सत्यपाल मलिक भी कहते हैं कि सरकार गलत रास्ते पर चल रही है, संवैधानिक पद पर है। इंडिविजुअल ओपिनियन हो सकता है। अच्छा, जैसे ये सरोही साहब का ओपिनियन है कुछ, इन्होंने भी करेक्शन करने की बात की है, वेलकम है। यही तो हम कह रहे हैं कि सरकार के साथ बैठिए, प्लीज बैठिए, इसको राजनीति की तरफ ना ले जाइए। वो तो बैठने के लिए तैयार है सर। चिट्ठी राकेश टिकैत जी कहेंगे हम बैठने को तैयार हैं, कल ऑफर आ जाएगी इनको। क्यों नहीं प्रयास करते? क्यों नहीं प्रयास करते बताइए मुझे। जब प्रधानमंत्री ने कह दिया, राजनाथ सिंह ने कल कह दिया, नरेंद्र सिंह तोमर ने कह दिया, तो आपकी मूछें इतनी लंबी हो जाएंगी कि आप बिल्कुल तैयार नहीं होंगे बात करने के लिए? हम तो संदीप जी बिल्कुल तैयार हैं। हम ना आज तक कोई चिट्ठी लिखी नहीं गई, सरकार की तरफ से चिट्ठी आती थी, हम जाते थे। चिट्ठी की लड़ाई आप नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। तो सरकार चिट्ठी लिखती थी ना, अगर आप बताए इसमें क्या लड़ाई है? अगर किसानों को चाहते हो चिट्ठी लिख दीजिए, सरकार बैठ के बात कर लेगी। ये सारे नेता बैठेंगे वहां, जो एमएसपी में दिक्कत आएंगी वो ठीक हो जाएंगी। काले कानून अभी 1.5 साल तक है नहीं, मतलब क्या बात है? ये बहुत बड़ा झूठ है। अरे नहीं, क्यों झूठ है? सुप्रीम कोर्ट का स्टेट का डिनोटिफिकेशन दिखा दो। मेरे मुजफ्फरनगर में एक आदमी ने एक कार्ड पे 10 लाख कट्टे लगा लिए। सरकार का स्टे है, नहीं सुप्रीम कोर्ट ने लागू, सरकार उसको लागू कर रही है, वो डिनोटिफिकेशन। ये एक्चुअली राजनीति करना चाहते हैं, ये कोरी राजनीति, और इसीलिए बार बार कहते हैं हम राजनीति 2024 तक हम राजनीति, वाजपेयी जी हम राजनीति को चलाते हैं। अच्छा, राजनीति आप लोग करेंगे, चलाते हैं, जो वोट देता है वो राजनीतिक नहीं होता। आप फिर किसानों के ऊपर बंदूक मत रखिए, किसानों के ऊपर बंदूक मत रखिए। नहीं, हम तो राजनीति को चलाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बनाइए। एक मिनट, आलोक शर्मा आखिरी कॉमेंट। संदीप भाई कंक्लूडिंग रिमार्क दीजिएगा, मैं 2-3 चीजें मैं दे रहा हूं ना आपको वक्त, बोलिए। देखिए मुझे लगता है कि जो भी बात आई है सामने, कि पहले तो कहा गया कि 3 महीने के लिए इन कानूनों को हटा दिया गया। किस लिए हटा दिया गया? कि ताकि ये किसान उठ जाए यहां से। फिर कहा गया 1.5 साल के लिए हटा दी जाए। एक भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन बताइए, पार्लियामेंट का पास किया हुआ नियम है, उसको क्या कृषि मंत्री अपने बयान से उसको पलट सकते हैं? नहीं पलट सकते हैं।
इनकी केवल और केवल एक नियत है, किसी तरह किसान उठ जाएं। अगले दिन 2 PIL लगेंगी सुप्रीम कोर्ट में कि कानून बहुत अच्छे लागू होने चाहिए, हमारा नुकसान हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट इनके पक्ष में फैसला देगा। तीसरी चीज, पराली और बिजली बिल के बारे में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने आपके शो पे कहा कि हमने पराली को जलाने वाला कानून और वो सब चीजें हटा दी। 3 दिसंबर की बात कर रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं, उसकी कोई नोटिफिकेशन सरकार का कहां पर है। तीसरी चीज, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर नहीं है, सरकार झूठ बोलती है, मोदी जी झूठ बोलते हैं। अभी किसी ने कहा कि एमएसपी जारी है, भाइयों बहनों मित्रों जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में आप कह रहे हैं, लिख के दे रहे हैं कि हम 50% एक्स्ट्रा नहीं दे सकते हैं, और बंगाल में जाकर उसी के नाम पर आप वोट मांगते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 700 पेज का एफिडेविट आप 2016 में दे चुके हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है, आप उत्तर प्रदेश आपने सरकार अपनी का बात कही। मोटी बात यह है कि देखिए, एक समस्या है, सरकार भी मान रही है, तभी वो संशोधन के लिए तैयार हुई कि कुछ त्रुटियां हैं, तो रास्ता कैसे निकलेगा? आमने सामने बातचीत होनी चाहिए, पर अभी चुनावी मौसम है, वो बातचीत कब होगी, हो भी पाएगी या नहीं, या नए नए तरीकों से अब आंदोलन को और तेज करने की कोशिश की जाएगी, या वो कमजोर होगा, ये देखने वाली बात है। पर किसान को उसकी मेहनत की माकूल कीमत मिलेगी या नहीं, इसको हम जरूर ट्रैक करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।